नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के तमाम उन प्रश्नों पर आपके साथ विस्तार से बात कर रहे हैं जो कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को जान करके आप वर्ष 2025 की अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको यूपीएससी में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रश्नों को गढ़ने में किया जाता है उसका एक अंदाजा होगा और यूपीएससी की भाषा पर आपकी एक पकड़ भी मजबूत होगी, प्रश्नों को भी आप ठीक तरीके से समझ सकेंगे। कई खंडों में हम इस प्रोग्राम को लेकर के आए हैं, जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पहला एपिसोड आपके सामने आ चुका है और आज हम दूसरे एपिसोड के साथ आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? वर्ष 2023 का प्रश्न है और आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है प्राणीजात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकार्यात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना, यानी फंक्शनल टिश्यूज में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना। तीसरा आपके सामने ऑप्शन है उद्यान कृषि के पादपों के क्लोनी प्रसार को संवर्धित करना। और चौथा ऑप्शन है किसी समष्टि में, किसी आप कह सकते हैं कि किसी बड़े क्षेत्र में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना। इसका जो सही उत्तर होगा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करने के लिए। क्यों किया जाता है, चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए वस्तुतः होते क्या है। माइक्रो सैटेलाइट जो डीएनए है वो जीनोमिक्स से संबंधित है और डीएनए के एक छोटे खंड को संदर्भित करता है, एक बहुत ही स्मॉल पुनरावृत्त यानी रिपीटेड डीएनए अनुक्रम को यह संदर्भित करता है और आमतौर पर लंबाई में 1 से 6 या अधिक क्षार युग्मों यानी बेस पेयर से बने होते हैं, रिपीटेड बेस पेयर से बने होते हैं। रिपीटेड बेस पेयर से इस प्रकार से बने होते हैं, आप जानते हैं कि जो एडेनिन है डीएनए में वो थाइमिन के साथ पेयर बनाता है और मान लिया इस प्रकार से होते हैं 86। इसका मतलब है कि लगातार ये अपने आप को ये बेस पेयर रिपीट करता है। कितनी बार रिपीट करेगा? 6 बार रिपीट करेगा। 80 80 80 80 80 और 80, 6 बार इसने रिपीट किया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे एडेनिन थाइमिन के साथ बेस पेयर बनाता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ बनाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें बेस पेयर रिपीट करता है, लेकिन ये जो रिपीटिशन है ये हर व्यक्ति में भिन्न होता है। अगर हर व्यक्ति में ये रिपीटिशन भिन्न होता है तो इसका प्रयोग सीधे तौर पर पहचान स्थापित करने के अंतर्गत किया जा सकता है और विरासत के संबंधों को जानने में, विरासत के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही कारण है कि यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है। ये डीएनए अनुक्रम आमतौर पर गैर कोडित होते हैं। रोग की व्यापकता, उसकी कॉम्प्रिहेंसिविटी, दुर्लभ रोगों से संबंधित नए जीनों की खोज भी ये कर सकता है जो दुर्लभ रोग से संबंधित होते हैं। उन्नत नैदानिक विधियों यानी एडवांस्ड डायग्नोसिस जो मेथड्स हैं और इन बीमारियों के लिए नवीन औषधियों के विकास में, नए ड्रग्स के निर्माण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने में माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की विशिष्ट भूमिका है और इसलिए ये प्रश्न पूछा भी गया था, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 का प्रश्न है और एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में पूछा गया है। आपके सामने पहला कथन दिया है, इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। आपको एक बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है, यहां पर आपसे पूछा गया है, 4 कथन दिए गए हैं कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, यानी आपको हर कथन के बारे में पता होना चाहिए। जब हम एनीमिया मुक्त भारत रणनीति की बात करते हैं तो एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण, किसकी कमी के कारण, किसके अभाव के कारण होता है? एनीमिया आयरन के अभाव की वजह से होता है, यानी लौह तत्व की कमी के कारण से होता है। और जब आप यहां पर देखते हैं कि कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए
कि यहाँ पर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि कैल्शियम पूरकता प्रदान नहीं की जाती बल्कि आयरन पूरकता प्रदान की जाती है। एनीमिया का सीधा सा मतलब है कि लौह तत्व की कमी है। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है कैल्शियम पूरकता शब्द आते ही। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए कि जो एक आप कह सकते हैं कि जो रज्जु बंद की जाती है, किसी बच्चे का जन्म होता है और अगर हम बहुत तेजी से उसकी रज्जु बंद कर देते हैं, उसकी नाभि से निकलने वाली जो रज्जु होती है उसको बंद कर देते हैं, तो उसे खून की आपूर्ति उस लेवल पर प्लेसेंटा से नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। और अगर हम उसमें थोड़ा सा वक्त लेते हैं, थोड़ा सा उसको विलंबित करते हैं, एकदम उसे नहीं काटते, उसे बंद नहीं करते, तो बच्चे को ठीक तरीके से अच्छे ऐसे खून की प्राप्ति होती है प्लेसेंटा से जिसमें आयरन होता है, जो आयरन युक्त होता है, जो लौह तत्व की कमी नहीं होने देता। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसको भी समझने का प्रयास करेगा। ये एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। चौथा स्टेटमेंट है, इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारकों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और इसकी स्टेटमेंट 2 से 4 की व्याख्या भी देख लेते हैं, सामान्यतः व्याख्या देख लेते हैं। एनीमिया रक्ताल्पता यानी रक्त की अल्पता मुक्त भारत में किस प्रकार के हस्तक्षेप किए गए हैं इसको रोकने के लिए। एनीमिया की कमी ना हो, एनीमिया रोग ना हो, या रक्त की आप कह सकते हैं कि लौह तत्व की कमी ना हो, क्योंकि लौह तत्व की कमी के कारण ही एनीमिया होता है। तो उसके लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं उनको देख लेते हैं। इसमें रोग निरोधी कैल्शियम पूरकता नहीं बल्कि प्रोफिलैक्टिक आयरन और फोलिक एसिड पूरकता बच्चों, किशोरों और प्रजनन आयु की महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाती है। इस प्रकार से एक सही नहीं है क्योंकि वहां कैल्शियम लिखा है। सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के जन्मों में विलंबित कोड क्लैंपिंग यानी रक्त के प्रवाह को रोकना, कम से कम 3 मिनट या रज्जु स्पंदन बंद होने तक को बढ़ावा देना, इसके बाद प्रसव के 1 घंटे के भीतर प्रारंभिक स्तनपान कराने पर जोर देना इस पूरी योजना के अंतर्गत शामिल है ताकि बच्चे को लौह तत्व की आपूर्ति होती रहे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी नेशनल डी वॉर्मिंग डे कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष 1 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों हेतु द्विवार्षिक सामूहिक कृमि नियंत्रण किया जाता है, डी वॉर्मिंग किया जाता है। एनडीडी योजना के हिस्से के रूप में एनीमिया मुक्त भारत में गर्भवती महिलाओं और प्रजनन आयु की महिलाओं हेतु कृमिनाशक दवा भी इसके अंतर्गत शामिल है और कथन 3 सही हो जाता है। मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी जो कि एक जेनेटिक रोग है, और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारकों को उजागर करना भी इसका महत्वपूर्ण एक प्रकार से इस हस्तक्षेप का हिस्सा है। और इस प्रकार से स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर लाइव ऑनलाइन फॉर्म में आपके लिए आईएएस प्रीलिम्स 2025 की सामान्य अध्ययन की तैयारी कोर्स उपलब्ध है। इसके मुख्य फीचर क्या होंगे, मुख्य विशेषताएं होंगी 400+ घंटों कक्षाएं, असीमित बार उन्हें देखने की सुविधा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हिंदी में उपलब्ध है। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और कॉल कीजिए 8750187501 पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 2022 का प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है। वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युर्जकों यानी एलर्जनों से संरक्षित करती हैं। बी ऑप्शन है वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। और सी ऑप्शन है वे शरीर के प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। डी ऑप्शन है वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। जब हम बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की बात करते हैं तो वो रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से मुख्यतः हमें बचाती हैं। किस प्रकार से बचाती है चले देख लेते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं यानी जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स होता है, हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा की जाती है। कौन सी विशेष प्रकार की कोशिका है? बी कोशिका और टी कोशिका। रोग जनकों की अनुक्रिया में, रोग जनकों के रेस्पॉन्स में, पैथोजेंस के रेस्पॉन्स में बी कोशिकाएं
हमारे रक्त में प्रोटीन की एक पूरी श्रृंखला उत्पन्न करती हैं, बनाती हैं, ताकि वे रोग जनकों से लड़ सके। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज कहलाती हैं। टी कोशिकाएं स्वयं तो प्रतिरक्षियों का श्रावण नहीं करती, यानी जो टी कोशिकाएं हैं वो अपने आप में एंटीबॉडीज का श्रावण नहीं करती हैं, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं को सहायता अवश्य प्रदान करती हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? आपको सीधा से ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो कवकों की खेती करता है। जिस प्रकार से किसान फसलों की खेती करता है, इसी प्रकार से ऐसा कौन सा जीव है जो कवकों की खेती करता है, फंगी की खेती करता है। आपके सामने ऑप्शन है चींटी, कॉकरोच, केकड़ा या मकड़ी। अब ये जो प्रश्न है ये वर्ष 2022 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चींटी। चींटी क्यों होगा? चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से जान लेते हैं। चींटी इस कारण से होगा क्योंकि जो चींटी की प्रजाति है वो कवक के कृषकों के रूप में जानी जाती है। कुछ अन्य कीट जैसे दीमक, भृंग और मार्श पेरीविंकल भी कवक के कृषकों के रूप में जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि चींटी कई बार घास के टुकड़ों को धीरे धीरे इकट्ठा करती है और घास के टुकड़ों को इकट्ठा करके अपनी कॉलोनीज में ले जाती है और कॉलोनीज के बाद धीरे धीरे उनसे फंगस बनाती, फंगस क्रिएट करती है, जो उनके खाद्य के रूप में काम करता है, उनके खाने के रूप में काम करता है और इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। चींटी इसी प्रकार से कवक की खेती करती है, कल्टीवेट करती है कवक को। अगला प्रश्न है कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 का प्रश्न है। पहला कथन है भारतीय सीरम संस्थान ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की थी। यहां पर यह कथन गलत हो जाता है क्योंकि उसने mRNA प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया था, दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। किसका किया था हम देखते हैं। स्पुतनिक वी वैक्सीन रोग वाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई थी, ये सही है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे कथन की बात करें, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय यानी निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, ये भी कथन सही है। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो आपने देखा पहला गलत है। अगर आप पहले को जानते हैं तो पहला यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, तो स्वाभाविक रूप से बी ऑप्शन ही आप अगर केवल पहले के बारे में जानते हैं तब भी आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आपको उत्तर मिल जाएगा। 20 में सही उत्तर होगा। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या जानने का प्रयास करते हैं। कोविशील्ड को mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नहीं बनाया गया था, इसकी बजाय ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। वायरल वेक्टर वैक्सीन है जहां प्रतिरक्षा यानी इम्यून प्रतिक्रिया, जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको उत्तेजित करने के लिए आप कह सकते हैं कि वो प्रतिक्रिया करे, इसके लिए उसको उत्तेजित करने के लिए कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन के जीन को ले जाने के लिए एक हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया था। एक ऐसे वायरस का प्रयोग किया गया था जो किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। इसी प्रकार से अगर स्पुतनिक वी की बात करें तो वो रूस द्वारा विकसित है, एक वेक्टर आधारित वैक्सीन है। ये एडिनोवायरस भी एक प्रकार का वायरस है। एडिनोवायरस का उपयोग वेक्टर के रूप में करता है स्पुतनिक वी, ताकि कोरोना वायरस की आनुवंशिक सामग्री को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाया जा सके और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय किया जा सके, उससे एक्टिव किया जा सके। अगर हम कोवैक्सीन के बारे में बात करें तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया था, एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वैक्सीन में एक वायरस होता है जिसे मार दिया गया है, मार दिए जाने का मतलब है उसे निष्क्रिय कर दिया गया है, इनएक्टिव कर दिया गया है, इसलिए यह बीमारी का कारण नहीं बन सकता, लेकिन यह अभी भी वायरस से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। आपके इम्यून रिस्पॉन्स को यह ट्रिगर करने की क्षमता रखता है, भले ही वो मार दिया गया हो यानी निष्क्रिय कर दिया गया हो। अगला प्रश्न है आपके सामने, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 का प्रश्न है और आपके सामने पहला कथन है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य ही अपनाना चाहिए। इस प्रकार से यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है। अंततः भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। ऐसा भी कोई बाध्यकारी प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं किया गया है कि इसका हिस्सा हर नागरिक को हो जाना चाहिए।
यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है कि पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे सही है या है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहां पर केवल 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। आयुष्मान भारत मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा, उनका एक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाया जा सकेगा। आयुष्मान भारत देश की प्रमुख योजना है, जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना। मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की थी। पायलट परियोजना 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से लागू की गई थी। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करता है। इस स्वास्थ्य खाते में प्रत्येक परीक्षण, प्रत्येक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ली गई दवाओं और निदान का विवरण होता है। स्वास्थ्य आईडी निःशुल्क व स्वैच्छिक होती है। ये स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण करने में मदद करती है और स्वास्थ्य कार्यक्रम के बेहतर नियोजन, बजट और कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। निजी एवं सार्वजनिक अस्पतालों के लिए अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से कथन 1 गलत हो जाता है। साथ ही प्रत्येक नागरिक इसका हिस्सा बने, यह भी अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से कथन 2 भी गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है? यानी मच्छर को जो दूर धकेले, मच्छर के प्रति प्रतिकृषि हो। वर्ष 2021 का प्रश्न है और आपके सामने ऑप्शन है कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास, नट घास। इनमें से किसी न किसी घास का प्रयोग किसी न किसी उपयोगी चीज में किया जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि के रूप में कौन सी घास यूज होती है? लेमन घास होती है। सभी घासों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। कांग्रेस घास मूल रूप से अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज क्षेत्र में पाई जाती है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में ये एक इन्वेसिव प्रजाति है, एक आक्रमणकारी प्रजाति है। ये मच्छरों की शरण स्थली है और पशुओं में त्वचा संबंधी समस्याओं और मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याओं हेतु ये उत्तरदायी है। जब हम एलिफेंट घास की बात करते हैं तो एलिफेंट घास को नेपियर घास और युगांडा घास के नाम से भी जाना जाता है। मूलतः अफ्रीका में पाई जाती है। उपयोग फसलों में लगने वाले कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है। अगर हम लेमन घास की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसमें पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें सिट्रोनेला नामक तेल पाया जाता है, जिसकी तेज सुगंध के कारण इसका प्रयोग मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है और इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक और घास थी नट घास, जिसे मोथा भी कहा जाता है। ये खेतों के लिए सर्वाधिक खराब खरपतवार के लिए जानी जाती है, जो फसलों की बर्बादी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी भी मानी जाती है। फसलों को बहुत बड़े स्तर पर यह बर्बाद करती है। हालांकि इसके औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर लाइव ऑनलाइन फॉर्म में आपके लिए कोर्स उपलब्ध है, ISGS फाउंडेशन कोर्स, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता है 1200 प्लस घंटों कक्षाएं, असीमित बार उन्हें देखने की सुविधा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और ये हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। इसके लिए इस कोर्स को करने के लिए ISGS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स को करने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और साथ ही आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 चीजें दी हैं, जीवाणु, कवक, विषाणु। उपर्युक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? वर्ष 2021 का प्रश्न है, यानी आर्टिफिशियली किन्हें संवर्धित कल्चर्ड किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या सभी 3 को। केवल विषाणुओं को और कवक को आर्टिफिशियली कल्चर्ड किया जा सकता है, विषाणु को नहीं किया जा सकता, वायरसेस को नहीं किया जा सकता, क्योंकि वायरस पनपते ही हैं दूसरे जीवों में, तो दूसरे जीवों के माध्यम से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते।
वायरस वे अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो जीवित कोशिका में ही पुनरुत्पादन कर सकते हैं, शरीर के बाहर मृत या सुषुप्तावस्था में होते हैं, यानी निष्क्रिय होते हैं, परंतु शरीर या जीवित माध्यम के संपर्क में आने पर ये जीवित हो जाते हैं। ये केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम रूप में संवर्धित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बैक्टीरिया कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं तथा कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। बैक्टीरिया और कवक दोनों को कृत्रिम रूप में संवर्धित किया जा सकता है। इस प्रकार से विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 2021 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। एडिनोवायरस से एकल तंतु डीएनए संजीन यानी जीनोम होते हैं। एडिनोवायरस में एकल तंतु डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं। यहां पर इसने कथन को पलट दिया है। एडिनोवायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं यानी द्वितंतु डीएनए जीनोम होते हैं, और रेट्रोवायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, द्वितंतु नहीं होते बल्कि एकल तंतु डीएनए जीनोम होते हैं। इस प्रकार से कथन गलत हो जाएगा, इसने कथन को पलट दिया है। कभी कभी सामान्य जुखाम एडिनोवायरस के कारण होता है, यह कथन बिल्कुल सही है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। एड्स का कारण क्या है? एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एचआईवी क्या है? एक रेट्रोवायरस ही है, और इस प्रकार से कथन 2 इसमें सही हो जाएगा, केवल बी इसका सही उत्तर होगा। एक थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। एडिनोवायरस आम वायरस है जो कई तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे सामान्य जुखाम, बुखार, गले में खराश, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, दस्त, गुलाबी आंखें जिसको आप कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, उसको पैदा कर सकता है। एडिनोवायरस संक्रमण किसी भी उम्र में हो सकता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, या मौजूदा श्वसन या हृदय रोग वाले लोगों में एडिनोवायरस संक्रमण से बीमार होने की संभावना कुछ ज्यादा हो जाती है। एचआईवी को रेट्रोवायरस कहा जाता है क्योंकि यह बैक टू फ्रंट तरीके से काम करता है। अन्य वायरस के विपरीत रेट्रोवायरस डीएनए की बजाय आरएनए का उपयोग करके अपनी आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करते हैं, जिसका अर्थ है कि जब वे मानव कोशिका में प्रवेश करते हैं, उनके अंदर जाते हैं, तो उन्हें स्वयं की नई प्रतियां बनाने के लिए डीएनए को बनाने की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार से कथन 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है। वर्ष 2021 का प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है खाद्य परिरक्षक यानी जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फल पकाने वाले पदार्थ, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र, या प्रसाधन सामग्री, कॉस्मेटिक्स जो सामग्री होती। तो ट्राइक्लोसन होता है प्रसाधन सामग्री, और लंबे समय तक अगर इनके प्रभाव में रहते हैं तो ये काफी हानिकारक होते हैं। चलिए इसको जान लेते हैं। ट्राइक्लोसन कई उपभोक्ता उत्पादों में मिलाया जाने वाला एक घटक है, एक इंग्रेडिएंट है, जिसका उद्देश्य जीवाणु संदूषण को कम करना या रोकना है। इसमें कुछ जीवाणु रोधी साबुन, बॉडी वॉश, टूथपेस्ट और कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में इसे मिलाया जाता है। हाल में एक अध्ययन में यह आया है कि ट्राइक्लोसन न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव पैदा कर सकता है, न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हमारे दिमाग में अरबों की संख्या में कितने अरबों खरब न्यूरॉन्स होते हैं, और अगर हमारे न्यूरॉन्स पर यह प्रभाव डालता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति पर भी ये प्रभाव डाल सकता है, और इसी कारण से अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके उपयोग पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर पूछा गया है कि कौन सा सही है। वर्ष 2020 का प्रश्न है। आपके सामने दिया है पहला कथन, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। दूसरा कथन दिया है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। ये कथन गलत है क्योंकि ये दोनों में होती है। पादप कोशिकाओं में भी प्लाज्मा झिल्ली होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। ये कथन भी सही है, ये भी सही है। 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं।
पादप और प्राणी कोशिकाओं में मूलभूत अंतर यह है कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये नहीं होती। कथन एक सही है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रसधानी, जबकि प्राणी कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रसधानियां होती हैं। कथन 3 भी सही है। पादप तथा प्राणी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है। कथन 2 गलत हो जाता है, क्योंकि एक में ही प्लाज्मा झिल्ली की बात वहां पर की गई थी, और इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष 2019 का प्रश्न है, और पहला कथन आपके सामने है, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, यानी फंक्शनल गुणसूत्र क्रोमोसोम्स रचे जा सकते हैं। यहां पर विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि बहुत ही कारीन तरीके से करीने से यह ऑप्शन गढ़ा गया है, और एक छोटा सा अंतर करके इसे गलत बना दिया गया है। जैसे विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर फंक्शनल डीएनए रचे जाते हैं, गुणसूत्र नहीं रचे जाते। ये अंतर कर दिया है, और यहीं पर ये कथन ये पूछा है कि सही कौन सा नहीं है। यही सही नहीं है। फंक्शनल डीएनए की रचना होती है, गुणसूत्र की रचना नहीं होती। अगर आप इसे जानते हैं तो यहीं पर आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, हालांकि हम पढ़ देते हैं। ऑप्शन बी दिया है, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक डीएनए यानी फंक्शनल डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। सी दिया है, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। और डी ऑप्शन है, पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। विभिन्न प्रजातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर पुनर्योजित यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के माध्यम से प्रकार्यात्मक गुणसूत्र नहीं बल्कि प्रकार्यात्मक डीएनए ही तैयार किए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने का कारण है। वर्ष 2019 का प्रश्न है, सूक्ष्म जैविक जो रोग जनक है, जो भी अलग अलग जो पैथोजेंस हैं, उसके बहु औषध प्रतिरोध जो हमने कई प्रोग्राम में किया है, एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का कारण क्या है, उस एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का कारण आपको पता करना है। पहला है, कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, ये इसका सही कारण नहीं है। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराक लेना, अगर व्यक्ति रोगों के उपचार में बार बार गलत तरीके से बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करता है तो वो एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का कारण बनता है, ये बिल्कुल सही है। पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, पशुधन में भी फार्मिंग में भी लगातार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का आप कह सकते हैं जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है उसका एक एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, ये भी सही है। कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना, चिरकाल से लगातार लंबे समय तक रोगों की बहुलता होने से एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस नहीं होता, इस प्रकार से कथन गलत है। तो आपका 2 और 3 सही होगा, यानी केवल 2 और 3 सही होगा। आपसे यही पूछा गया है कि सही उत्तर आपको चुनना है कि कौन से इसमें से सही है, सही कारण है। तो 2 और 3 इसमें सही कारण है। आनुवंशिक पूर्ववृत्ति जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में जो बहु औषध यानी मल्टीपल जो ड्रग्स हैं, मल्टीपल ड्रग्स प्रतिरोध नहीं होता है। इसी प्रकार से और इस प्रकार से कथन एक असत्य है। व्यक्तियों में दीर्घकालिक रोगों की बहुलता का होना भी सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में मल्टीपल जो मल्टी ड्रग्स प्रतिरोध रेजिस्टेंस होने का कारण नहीं है, और इस प्रकार से ये उत्तर 20 में सही हो जाएगा, यानी जो कथन दूसरा और तीसरा दिया है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2019 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आपका पहला ऑप्शन दिया है यकृत शोध बी जीवाणु, बी विषाणु यानी हेपेटाइटिस बी। यहां पर यकृत शोध जिसके लिए यूज हुआ है वो हेपेटाइटिस के लिए यूज हुआ है। यकृत शोध बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। दूसरा दिया है यकृत शोध सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता। यहां पर इसने पलट दिया है, जो हेपेटाइटिस बी है
उसका टीका उपलब्ध है, हेपेटाइटिस सी का टीका उपलब्ध नहीं होता है। कथन को पलटा गया है और इस प्रकार से ये कथन पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये सही नहीं है। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। और डी ऑप्शन दिया है, यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आपको बताया कि किस प्रकार से ये कथन उलट दिया गया है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं छोटी सी। हेपेटाइटिस बी यानी यकृत शोथ बी एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। इसका वायरस संक्रमित सुई या असुरक्षित यौन संबंधों से भी फैल सकता है। इसका टीका यानी वैक्सीन 1982 से उपलब्ध है। यह टीका 95% प्रभावी है। उल्लेखनीय है कि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने यह है कि आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज 2025 का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं व्यापक कवरेज, विषयवार मूल्यांकन और विस्तृत विवरण। हिंदी में ये टेस्ट सीरीज 2025 आपके लिए उपलब्ध है। दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। इस प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सामान्यतः जिस दिन प्रोग्राम आता है उससे अगले दिन हम पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराते हैं, तो आपको पीडीएफ की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो भी चीज आपको समझनी है व्याख्या के माध्यम से आप वहां भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रश्न भी पिन मिलेगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही देना है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।